तो ये रहा आपका अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट। देशांतर के माध्यम से हम समय निकालने का काम करते हैं और अक्षांश के माध्यम से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का स्थिति पता करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु तक का के बीच का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप बिहार दरोगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आपका भी सपना है कि सरकारी बाबू बनकर इस देश की सेवा करनी है, इस समाज की सेवा करनी है, तो सुमित सर ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसको लेकर बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति होती है और एग्जामिनेशन में जो यहाँ सवाल बनते हैं वहां पे बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं। इसीलिए आज ये ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक और कोर पार्ट है। हमें यदि भूगोल को समझना है, यदि ज्योग्राफी को समझना है, तो ज्योग्राफी के ABCD को हमको पहले समझना पड़ेगा। और अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये ज्योग्राफी का ABCD है, ठीक ना। बिना अक्षांश और देशांतर को समझे हम ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को कभी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं। आज का क्लास हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्लास होगा। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इसको समझेंगे। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं उसको समझेंगे और देशांतर रेखा क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम विभिन्न ताप कटिबंधों को भी देखेंगे और जो समय निकाला जाता है, समय कैसे किसी स्थान का ज्ञात करना है, उसको लेकर क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्निक है, वो भी सिखाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए सब लोग सेशन के साथ। आइए सेशन को हम लोग शुरू करने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या होता है ना मित्रों। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है, ठीक ना। हमारी पृथ्वी कैसी है, तो गोल है, ठीक ना। हालांकि अंडे के आकार के है, आपको ये बात ध्यान रखना है। जरा यहाँ पे देखिएगा, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक ना। ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से एक लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक ना। क्या है, भूमध्य रेखा है। और याद रखिएगा, इस पॉइंट से लेकर, ठीक ना, इस पॉइंट से लेकर जैसे मान लिया जाए कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं हम, तो 1 डिग्री से लेकर यहाँ पृथ्वी के केंद्र से इस यहां तक से यहां तक की जो कोणीय दूरी है ना, इसी कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक उसी प्रकार 1 डिग्री इधर भी हम लेते हैं, ठीक है, 1 डिग्री। और ये जो यहां से लेकर जो एंगल बनाया गया है, जो ये कोणीय दूरी है, ठीक ना, इस कोणीय दूरी को भी हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक उसी तरह से 23.5 डिग्री अगर हम ले रहे हैं, ठीक, तो देखिए भूमध्य रेखा का जो ये देख रहे हैं, इस भूमध्य रेखा के साथ ये कितना एंगल बन रहा है, तो कहना है सर 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। इधर भी ठीक उसी प्रकार से आएगा, यहां भी हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इन अक्षांशों को जब हम मिला देते हैं, ठीक ना, इन अक्षांश रेखा को जब हम मिला देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। जब 2 अक्षांशों को हम पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींचकर मिलाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को 1 डिग्री से यहां मिला दीजिए, ये भी बन गया क्या, अक्षांश रेखा, ठीक ना, अक्षांश रेखा। अक्षांश क्या है बाबू, तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर विषुवत रेखा को आधार मानकर जब हम यहां से कोणीय दूरी मापते हैं तो इसी को हम कहते हैं अक्षांश। और 2 अक्षांशों को जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने का काम करते हैं तो उसको कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा यहाँ पे।
देखिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा। क्या हो गया? भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, है ना, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक ना, देखिए हमारे पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, हमारे पूरे पृथ्वी पर याद रखिएगा कि ये उत्तर की ओर जो यहां से इधर देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, ये गोला का आधा भाग है इसीलिए हम इसको गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ हेमीस्फेयर कहते हैं, और ये दक्षिणी भाग है इसीलिए हम इसको साउथ हेमीस्फेयर कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए अक्षांश रेखा जब हम खींचेंगे ना, ठीक है, अक्षांश रेखा जब हम खींचेंगे तो उत्तर की ओर हम टोटल कितना अक्षांश रेखा खींच सकते हैं? 90 अक्षांश रेखा हम खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 90 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। ठीक उसी तरह से दक्षिण में जब चलेंगे हम, तो दक्षिण में भी हम 90 अक्षांश रेखा क्या कर सकते हैं? 90 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो ध्रुव वाला पार्ट है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं साउथ पोल, इस दोनों पोल को आप जरा ध्यान से देखिएगा तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहना है कि सर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 90 हो जाएगा इधर नॉर्थ हेमीस्फीयर के तरफ, और प्लस 90 हो जाएगा साउथ हेमीस्फीयर के तरफ। परंतु एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है और इधर भी एक बिंदु बन रहा है, तो टोटल 2 बिंदु बन रहा है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा टोटल कितना बिंदु बन रहा है? 2 बिंदु बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया और एक ये हो गया, तो हो जाएगा ये 181, ठीक है, और ये 2 बिंदु बन रहा है, इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो टोटल 100 हो जाएगा 79। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कहना है कि सर 179 है। लेकिन हम पूछें कि अक्षांश की संख्या कितनी है ये बताइए, ठीक ना, अक्षांश की संख्या, अक्षांश रेखा नहीं कह रहे हैं हम, याद रखिए, ठीक ना। एग्जामिनर यहां से यही प्रश्न पूछ के आपको कंफ्यूज करेगा। आपसे जब पूछा जाएगा कि अक्षांश की संख्या कितनी है और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब आपको यहां पे ध्यान रखना है। यदि आपसे अक्षांश रेखा पूछे तब इसकी संख्या हो जाएगी 179, और यदि आपसे पूछे अक्षांश की संख्या तो कहना है कि सर 90 + 90 और प्लस एक विषुवत लाइन हो जाएगा टोटल 181, ठीक ना। लेकिन जब अक्षांश रेखा पूछे तो इस 181 में से 2 घटा देना है, क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई रेखा नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट का निर्माण हो रहा है, बिंदु का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसमें 2 घटा देंगे और रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये कभी भी ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? मिलती नहीं है, ठीक ना, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देख सकते हैं ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक ना। तो ये सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, कहीं भी मिलती नहीं है, ठीक ना, कहीं भी मिलती नहीं है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि जो 2 अक्षांश होते हैं, ये 2 अक्षांशों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं बाबू? तो कटिबंध कहते हैं। और 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ये याद रखिएगा, ठीक ना, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 2 अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? दूरी कितनी होती है? तो कहना है कि सर 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 2 अक्षांशों के बीच का जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है, और 2 अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। यहां तक बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है?
बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं? हम क्या क्या अब तक पढ़े? सबसे पहले पढ़े कि अक्षांश क्या होता है। तो कहना है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर जो कोणीय दूरी निकाला जाता है उसको हम अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो पूरब से पश्चिम की ओर ग्लोब पर, पृथ्वी के ग्लोब मान लिया जाए, पृथ्वी को हम एक काल्पनिक रूप में ग्लोब मान रहे हैं, ठीक ना। और इस ग्लोब के ऊपर जो हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, उसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है ग्लोब के ऊपर? तो कहना है कि सर ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा 181, और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कहना है सर 181 में 2 घटा देंगे 179 आ जाएगा। ये 2 क्यों घटाए बाबू? तो कहना है कि ये 2 इसलिए घटाए कि ग्लोब पर जो 90 डिग्री का अक्षांश है वो कोई रेखा नहीं है, बल्कि वो एक बिंदु है, एक पॉइंट है। इसीलिए हम इस एक उत्तरी ध्रुव में एक दक्षिणी ध्रुव में, इसीलिए हम 2 माइनस करके टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात कर लिए। कितना? तो 179 ज्ञात कर लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, 2 अक्षांशों के जो बीच का ये क्षेत्र होता है इसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं? तो कहना है सर कटिबंध कहते हैं, ठीक ना। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कहना है सर 111 किलोमीटर होती है। इतना बात बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। अब अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक ना। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा जा रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इक्वेटर कहते हैं। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ और ये वाला पार्ट हो गया साउथ, ठीक ना। सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब देखिए, एक रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? तो सर कहना है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक ना। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद एक रेखा है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको ये भी एक अक्षांश रेखा है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ठीक ना। और यहां पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक उसी प्रकार से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक, अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। ठीक उसी प्रकार से नीचे आएंगे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और ठीक उसी के नीचे यहां पे आ जाएगा साउथ पोल जो हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव भी कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव भी कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इसी को क्या कहते हैं? तो कहना है सर कर्क रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस लाइन को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद ये 66.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं बाबू? आर्कटिक, ठीक ना, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये वाला पार्ट उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नीचे आते हैं 23.5 डिग्री साउथ में तो इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो नीचे है 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक, ठीक ना, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और ये 90 डिग्री वाला जो एरिया है इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिए,
ये भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक ना, क्या कहते हैं बाबू? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भूमध्य रेखा से नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र जो है, इसको भी हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सूर्य जो है यहां पर लंबवत चमकती है। ठीक ना, जो सूर्य होगा ये एक बार कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा और एक बार ये मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो जब सूर्य लंबवत चमकेगा तो वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होता जाता है, ठीक ना, तो कर्क रेखा पर सूर्य आप सबको पता है कि क्या होता है, तो लंबवत चमकता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य जब दक्षिणायन होता है, तो दक्षिणायन जब होता है तो वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जब लंबवत सूर्य चमकता है तो बहुत तेज गर्मी देता है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती है। और सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना इसी बात पर निर्भर करता है, आप सबको पता है। ठीक ना, कि 22 आप सबको पता है कि सूर्य जो है उत्तरायण होता है किस तिथि को, तो कहना है कि सर जून महीने में 21 जून का जो दिन होता है वो कर्क रेखा पर सूर्य जब सीधा चमकता है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप सबको पता है कि 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है ना। तो इतना बात याद रखिएगा, जिस क्षेत्र में सूर्य सीधे लंबवत चमकेगा वो क्षेत्र कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। और जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक ना, सूर्य लंबवत नहीं चमकता है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, है ना। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, है ना जी। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें जो है ये तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ पाती हैं, ये तिरछी होके पड़ती है। तो तिरछी होके जब पड़ती है तो वहां पे गर्मी थोड़ा कम होती है, ठीक ना। हालांकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का जो जलवायु होता है लगभग समान सा होता है, ठीक ना। सालों भर का तापमान लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तापांतर बहुत कम होता है। इसीलिए अक्सर इस क्षेत्र को हम लोग समशीतोष्ण का भी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को समशीतोष्ण का क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये वाला भी क्षेत्र क्या कहला जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहला जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहला जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पे सूर्य है, ठीक ना, हम ये मान लेते हैं सूर्य है और सूर्य की जो किरणें आ रही हैं ये इस प्रकार आएगी। अब सूर्य की किरणें मान लीजिए यहाँ आना है, सूर्य की किरणों को यहाँ जाना है, तो सीधे चमक कर नहीं, ये तिरछी रेखा जा रही है। तो सूर्य का किरण जब तिरछा जाएगा तो वो ज्यादा गर्मी दे नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ, इस वाले एरिया को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत ही कम पहुंचती हैं। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, वहां पे अक्सर आपको बर्फ जमा हुआ मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? बर्फ क्यों जमा हुआ मिलता है? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है मेरे प्यारे लाल और लालियों, ये भी क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध का क्षेत्र। यहां भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जिस कारण अंटार्कटिक वाला जो एरिया है यहां पे आपको बर्फ का क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इस ताप कटिबंध को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। ये ताप कटिबंध के आधार पर ही हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी समझते हैं। जिस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ेगा वहां पे बारिश ज्यादा होगा,
और जिस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होगा वहां पे सदाबहार बन पाए जाएंगे। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, इक्वेटर वाला जो एरिया है, वहां पे रोज बारिश होती है। और जब वहां रोज वर्षा होगी तो वहां पर जो वन पाए जाएंगे, वहां पे जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वह सालों भर हरे भरे रहते हैं। इसीलिए सदाबहार वन यहां पर पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। और जिस क्षेत्र में जैसे कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, यहां सूर्य कुछ महीने लंबवत चमकता है, ठीक ना, और कुछ महीने यहां पे मानसून का मौसम रहता है। जैसे हमारे भारत में हम कर्क रेखा पर स्थित देश हैं और आप सबको पता है कि जून महीने में यहां बहुत भीषण गर्मी होती है, ठीक ना। और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे बारिश ज्यादा होती है, और जब बारिश ज्यादा होगी तो कर्क रेखा का जो जून जुलाई वाला क्षेत्र होगा वहां पे बारिश भयानक होता है। और जब वहां पे बारिश भयानक होगा तो जून जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं सब हरे भरे हो जाते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है और ये चला आता है किस वाले क्षेत्र में, ये चला आता है मकर रेखा पर, सूर्य जब चला जाता है तो उस समय दिसंबर के महीने में भारत में ठंडी पड़ती है। और जब ठंडी पड़ती है तो जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष अपना पत्ता गिरा देता है, ठीक ना। जब पत्ता अपना गिरा देता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्द्र उष्ण पतझड़ वन, ठीक ना। पतझड़ वन यानी वो अपना पत्ता क्या कर रहा है, गिरा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी पे हम पकड़ेंगे, ठीक ना। जिस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी वहां किस प्रकार की जलवायु होगी, वहां किस प्रकार की खेती होगी, ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको अच्छे से एक बार समझते हुए चलना है, ठीक ना। तो मेरा यह मानना है कि आप इस ताप कटिबंध को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। यदि आप इस ताप कटिबंध को अच्छे से समझ गए तो याद रखिएगा कि अक्षांश जो होता है ना, ये पृथ्वी के यानी पृथ्वी पर जो है किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में बहुत ही सहायक माना जाता है। यदि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का लोकेशन हमको पता करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अक्षांश का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की अवस्थिति कैसे कहां पे है, तो आप तुरंत कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश में विस्तार है, ठीक ना। बात समझ में आ रही है ना। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए हम अक्षांश रेखा का ही सहारा लेते हैं। तो अक्षांश के बारे में अगर मोटी मोटी इतनी बातें आपको पता है तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। और अगर अक्षांश से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बाबू, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं देशांतर रेखाओं के ऊपर। देशांतर, ठीक है। देशांतर रेखा क्या होती है जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां आइए, ये हमारी पृथ्वी है ना बाबू, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को हम साउथ पोल से मिला देते हैं, ठीक ना। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, ठीक ना। इसी को 0 डिग्री या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक ना। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ठीक ना। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब यहां सेंटर पे आइए, पृथ्वी के केंद्र पे आइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसी को आधार बनाकर मान लिया जाए कि पृथ्वी के केंद्र से, ठीक ना, इस जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसको लेकर जब हम क्या करते हैं, कोणीय दूरी निकालते हैं यहां से, तो इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर कहते हैं। और जब ये दोनों देशांतर को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो इसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। वही बात है अक्षांश वाली ही कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इसको आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से जब हम कोणीय दूरी निकालते हैं तो उसको देशांतर कहते हैं, ठीक ना। और दो देशांतर को मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींचते हैं इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा,
ठीक ना, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब जरा देखिएगा देशांतर रेखा की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, देखिए यहां पे फोकस कीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा 0 डिग्री लाइन। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखाओं को कैसे हम खींचा जाता है ग्लोब पर या पृथ्वी पर। ठीक इस तरह से, है ना, इस तरह से हम लोग खींचने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहां पे जरा, यहां पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ठीक है, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। ये क्या हो गया बाबू, तो कहना है सर भूमध्य रेखा हो गया। अब देखिए एक ग्रिड जैसा, एक जाल जैसा बन गया। ठीक ना, क्या हो गया, एक जाल जैसा बन गया। अब देखिए ये रेखा भी है देशांतर रेखा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये सारा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा हुआ रेखा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो देशांतर रेखा होता है, जो देशांतर रेखा होता है, ये ध्रुवों की ओर इसकी लंबाई क्या होती जाती है, तो यहां पे जो इसकी लंबाई होती है ये घटती है। ठीक ना, ये क्या होती है, ध्रुवों पर इसकी लंबाई घटती है, जबकि विषुवत रेखा के समीप, केंद्र के समीप इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक ना, बढ़ती जाती है। देख रहे हैं ना, यहां इसकी दूरी ज्यादा है, यहां इसकी दूरी ज्यादा है, यहां इसकी दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये रेखा यहां ध्रुव के पास पहुंचती है, ये रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक ना, अक्सर आप देखिएगा कि दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक ना, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों के पास पहुंचती है तो ध्रुव पर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो कहना है सर 0 किलोमीटर हो जाएगी। क्योंकि जब यहां पे मिलेगा दो देशांतर रेखा, तो यहां पे जब मिलेगा तो उसकी दूरी डिस्टेंस 0 किलोमीटर हो जाएगी। और जैसे जैसे ये यहां पे आएगी भूमध्य रेखा के पास, ठीक ना, तो भूमध्य रेखा के पास इसकी दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब देखिएगा, दो देशांतर के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग गोड़े कहते हैं। ठीक ना, प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो कहना है सर गोड़े कहते हैं। दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र का पूछे तो कहना है कटिबंध कहते हैं, लेकिन दो देशांतर के बीच का क्षेत्र पूछे तो कहना है, क्या कहना है, गोड़े कहते हैं सर। हम आपसे पूछेंगे कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की लंबाई घटती है या बढ़ती है, तो कहना है कि सर ध्रुव पे आने के बाद देशांतर रेखाओं की जो डिस्टेंस होती है वो घटती जाती है और ध्रुव पर जाकर यह 0 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की ओर आती है तो यहां इसकी दूरी बढ़ती जाती है ना, क्या होती है, बढ़ती जाती है डिस्टेंस। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना बात गुरु समझ में आ गया तो ये देखिए, ये है 0 डिग्री लाइन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री लाइन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो अब देखिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या आपसे पूछी जाती है कि कितनी होती है। ठीक ना, देशांतर रेखाओं की संख्या। तो देखिए इधर से इधर जब चलिएगा तो 180 और इधर से इधर जब चलिएगा तो 180। ठीक ना, 180। ई वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं बाबू, तो ईस्ट कहते हैं। ठीक ना, तो वेस्ट की ओर 180 देशांतर खींचा जा रहा है और ईस्ट की ओर भी 180 डिग्री देशांतर खींचा जा रहा है। तो टोटल जो देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बाबू, 360 डिग्री हो जाएगी। एक बात और आप लोगों को याद रखना है, जानते हैं क्या याद रखना है? देखिए 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों रेखा एक ही होती है। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट की जो रेखा है ये एक ही रेखा होती है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि ये जो 0 डिग्री देख रहे हैं, जब ग्लोब रहेगा तो ग्लोब के ये वाला रेखा मान लीजिए 0 डिग्री है, तो इसके ठीक विपरीत
ठीक ना। इसके ठीक विपरीत का जो रेखा होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मेरिडियन लाइन। एंटी मेरिडियन लाइन, एंटी मेरिडियन लाइन, इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री को, ठीक ना। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहना है सर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग एंटी मेरिडियन लाइन कहते हैं, और 0 डिग्री रेखा को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री वाला जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसी के आधार पर याद रखिएगा ये कहां पे है, तो कहना है सर लंदन में है, ग्रीनविच वेधशाला के पास, ग्रीनविच वेधशाला के पास, ठीक ना। और इसी के आधार पर जीएमटी टाइम निकाला जाता है पूरी दुनिया में, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये कहां है, तो लंदन में स्थित है। कहां स्थित है, लंदन में स्थित है। याद रखिएगा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहां पे ये मान के चला जाता है कि समय कितना हो रहा है, तो 12 बज रहा है, ठीक ना, 12 बज रहा है। जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे देशांतर रेखा में, जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे, तो समय निकालने के क्रम में इसमें हम 1 दिन प्लस करते हैं, ठीक ना। और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आते हैं, तो समय निकालने के क्रम में 1 दिन इसमें हम लोग घटाने का काम करते हैं। अभी हम इसको देखने का काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इतना बात बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं, सबको इतना बात समझ में आया कि नहीं। हम देशांतर के संदर्भ में बात कर रहे थे, ठीक ना। देशांतर क्या होता है, तो कहना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से जो रेखाएं खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, और उसका जो कोणीय दूरी होता है उसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। और 2 देशांतर को मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक ना। पृथ्वी पर टोटल कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो कहना है कि सर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 2 देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों पर 0 हो जाती है, और भूमध्य रेखा पर उसकी लंबाई अधिकतम होती है, दूरी अधिकतम होती है, ठीक ना। ध्रुवों पर 0 हो जाएगा, और विषुवत रेखा पर याद रखना है 2 देशांतर के बीच की जो दूरी होती है 11.3 किलोमीटर होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। इसके साथ ही साथ याद रखना है 2 देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है वो गोड़े कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र गोड़े कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के पास है। और पूरी दुनिया में जो समय निकाला जाता है इसी 0 डिग्री के आधार पर निकाला जाता है। 0 डिग्री के ठीक उलट, ठीक ना, जब एक ग्लोब लाइएगा तो यहां पे अगर 0 डिग्री है तो इस तरफ 180 डिग्री आपको देशांतर रेखा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या फिर एंटी मेरिडियन लाइन कहते हैं, ठीक ना। इतना बात बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बाबू, प्रश्न उठता है कि सर देशांतर रेखाओं का यूज क्या है। अक्षांश रेखा का यूज तो है कि पृथ्वी पर यदि किसी भी स्थिति का पता लगाना है, किसी भी स्थान का पता लगाना है, तो अक्षांश रेखाओं का सहारा लेते हैं। देशांतर रेखाओं का क्या काम है, तो देशांतर रेखाओं का मुख्य काम है बाबू कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर समय निकालने का जो फॉर्मूला निकलता है वो इसी देशांतर रेखा के माध्यम से निकलता है, ठीक ना। अब कैसे हम समय निकालते हैं जरा इसको देखते हैं। आइए सबसे पहले देखिएगा, यहां जरा फोकस कीजिएगा। देखिए आप सबको पता है कि पूरी पृथ्वी एक गोलाकार है, यानी 360 डिग्री है। पूरी पृथ्वी एक गोलाकार आकृति है, और आप सबको पता है एक गोले का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है, तो कहना है कि सर 24 घंटा लेता है। यानी 24 घंटे में
पृथ्वी कितना डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। ठीक ना, ध्यान से बस देखते चलिएगा। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? तो 360/24 कर दीजिएगा, तो यानी 15 डिग्री घूमती है। ध्यान से देखिएगा, कितना घूम रहा है बाबू? 15 डिग्री घूम रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1 घंटा लगा रही है, यानी 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी 60 मिनट खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी 60 मिनट समय ले रही है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी? तो 60 मिनट बटे 15 कीजिएगा, तो 15 चौके 60, यानी 4 मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि पृथ्वी 1 डिग्री मूवमेंट कर रही है, तो 1 डिग्री मूवमेंट करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। और यदि पृथ्वी 1 घंटा तक मूवमेंट कर रही है, तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री मूवमेंट करती है? तो 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री घूम जाती है वो। इसी आधार पर हम लोग समय निकालने का काम करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इसका यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे किसी भी स्थान का समय निकालते हैं। एक सापेक्ष समय निर्धारित कर लिया गया है, ठीक ना, सापेक्ष समय निर्धारित किया गया है। कहां पे? तो 0 डिग्री GMT, ठीक ना। यह माना जाता है कि 0 डिग्री GMT पे कितना बज रहा है? तो 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, 12 AM हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम समय निकालते हैं। आप सबको पता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है? आइए, भारत का मानक समय रेखा कितना है बाबू? भारत का मानक समय रेखा, तो कहना है कि सर भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक ना, पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और हम आपको बाबू बताए हैं कि 1 डिग्री में पृथ्वी 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी? तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 330 मिनट का समय लेगी, है ना, 330 मिनट का समय लेगी। अब इस 330 को हम लोग क्या करेंगे? तो घंटा में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 घंटा 30 मिनट निकल जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, भारत का जो GMT टाइम है, भारत का जो GMT टाइम है, वो ग्रीनविच टाइम है, वो कितना है? 5 घंटा 30 मिनट है, ठीक ना, 5:30 है ना जी। यानी लंदन में अगर 12 बज रहा है, लंदन में अगर 12 बज रहा है बाबू, तो भारत में कितना बजेगा? तो भारत में कहना है कि सर 5.5 घंटा आगे चलेंगे कि पीछे चलेंगे? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर, और हम आपको बताए हैं कि पूरब वाला जो भाग होगा, ठीक ना, पूरब वाला भाग में समय को जोड़ना है और पश्चिम वाले भाग में समय को घटाना है, ठीक ना। तो पूर्वी देशांतर में है भारत जी, तो 12 में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा हो जाएगा। 5:30 AM भारत में बज रहा है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? और समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए, आप सबको पता है कि हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत जो है, हमारे प्यारे भारत का, ठीक ना, आप सबको पता है कि जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, ठीक ना, कीबीथू है, कीबीथू बिंदु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और कितने डिग्री पर है? तो कहना है कि सर ये 97 डिग्री पे है, 97 डिग्री 25 मिनट पे है, ठीक ना। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु कहां है? तो गुजरात में सर गुहार मोती है, गुहार मोती है। और इसका देशांतर कितना है? तो कहना है कि सर 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता होगा
कि भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु तक का के बीच का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। कितने घंटे का अंतराल पाया जाता है? 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है ये किबिथु, इस इलाके में सूर्योदय गुजरात वाले इलाके से 2 घंटे पहले हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु पर है और इधर वाला जो पार्ट है, पूर्वी वाला भाग, यहां पे सूरज पहले उदय होने का रीजन ये है कि ये जो पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक ना। तो एग्जैक्ट हमको अगर निकालना है कितने घंटे का अंतर है तो हम इसको देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये 68 डिग्री देशांतर पर स्थित है और भारत का पूर्वी वाला जो हिस्सा है ये 97 डिग्री पर स्थित है। तो दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों का जब अंतर निकालिएगा तो 97 डिग्री माइनस 68 डिग्री कीजिएगा तो 29 डिग्री आपको निकलेगा, ठीक ना। यानी 29 डिग्री का अंतर है। यानी 29 डिग्री का अंतर कहने का मतलब है कि 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 29 डिग्री में कितना हो जाएगा बाबू? तो कहना है कि सर 29 गुना 4 116 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116 मिनट। इसको भाग दीजिएगा तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय, ये दोनों समय के बीच में अंतर होगा 2 घंटे का। जिस प्रकार से अभी मान लीजिए कि 8 बज रहा है, रात हो रहा है 8 बज रहा है 8 PM हो रहा है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए अभी हम गुजरात में हैं और गुजरात में अभी 8 बज रहा है, तो आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में इसी समय पर वहां 10 PM हो रहा होगा। आप सबको पता है कि सबसे पहले सूर्योदय अगर देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त देखिएगा कहां होता है? तो गुजरात में होता है। बात समझ रहे हैं ना। और सबसे लेट सूर्योदय भी कहां होगा? गुजरात में ही होता है, ठीक। तो 2 घंटे का अंतर इन दोनों के बीच में पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। यही चीज अगर आपको निकालना है, जैसे कि अमेरिका का निकालना है हमको। अमेरिका मान लीजिए अमेरिका का कोई शहर है 77 डिग्री वेस्ट है, ठीक ना। 77 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर पर स्थित देश है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे 77 गुना 4 करेंगे, तो 77 गुना 4 कीजिएगा तो 70 चौके 280, 28 308 मिनट हो जाएगा, है ना। 308 मिनट यानी 5 घंटा 8 मिनट ये क्या होगा? तो पीछे होगा। क्यों पीछे होगा? क्योंकि ये पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। अब मान लिया जाए कि GMT पर, ठीक है ना, GMT पर 12 बज रहा है, तो ऐसी स्थिति में 5 घंटा इसमें माइनस करेंगे तो यहां पे बजेगा 6 घंटा 52 मिनट, यानी वहां अभी 7 ही बज रहा है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, इसीलिए हम इसमें समय जोड़ने के बजाय इसमें समय को घटाने का काम करेंगे, ठीक ना। तो ये रहा आपका अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट। देशांतर के माध्यम से हम समय निकालने का काम करते हैं और अक्षांश के माध्यम से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का स्थिति पता करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक ना। बस इतनी बातें अगर आपको पता हैं जो आज के क्लास में हम आपको करवाए हैं, तो इसी के आधार पर पूरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको आसान लगेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, ठीक ना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। अगले सेशन में हम फिर ज्योग्राफी का बेहतरीन सा वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग इस चैनल को अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को, इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए।